नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसी भी पार्टी की चुनावी सफलता में, कामयाबी में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो संगठन का होता है। संगठन नीचे तक कैसे काम कर रहा है, यानी बूथ तक कैसे, मतदान केंद्र तक किस तरह से काम कर रहा है, लोगों के संपर्क में कितना है, अगर सरकार है तो सरकार की योजनाओं के बारे में कितना बताने में सक्षम है, अगर विपक्ष में है तो पार्टी की, संगठन की विचारधारा, उसकी नीतियों, कार्यक्रमों के बारे में लोगों को तक कितनी अपनी बात पहुंचा पाता है। इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है कि पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा होगा चुनाव में। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। इससे पहले इतिहास में गुजरात राज्य बनने के बाद से आज तक कोई पार्टी 156 सीटें नहीं जीत पाई थी। 149 का पिछला रिकॉर्ड था, टूट गया। अब उससे निकला है एक नया फॉर्मूला, एक नई सोच कि संगठन कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श है गुजरात। संगठन कैसे चलाया जाना चाहिए, उसका आदर्श है गुजरात प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल, चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। 67 साल के हैं, 67 ईयर्स के, और ये इनका जन्म जो है वो जालना में, महाराष्ट्र में हुआ था। लेकिन इन्होंने ITI की पढ़ाई सूरत से, गुजरात से की। फिर पुलिस कांस्टेबल चुने गए, सूरत में पोस्टिंग थी। फिर पुलिस की नौकरी छोड़ दी। इनको पार्टी में यानी राजनीति में लाए उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी। 2009 में पहली बार सूरत के नवसारी से इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और उसके बाद पीछे मुड़कर देखा नहीं। लगातार इस चुनाव क्षेत्र से सांसद चुने जा रहे हैं। पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीते। और केवल बात इतनी नहीं है, ये सांसद के रूप में भी एक आदर्श है कि सांसद को कैसे व्यवहार करना चाहिए, सांसद को कैसे काम करना चाहिए, सांसद को अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों की समस्याएं कैसे हल करनी चाहिए। इसके लिए भी उदाहरण है चंद्रकांत पाटिल। वो देश के एकमात्र, जी हाँ, देश के एकमात्र सांसद हैं जिनका सांसद का कार्यालय, जो चुनाव क्षेत्र का उनका कार्यालय है, वो ISO प्रमाणित है, ISO सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और किसी सांसद के, वो कोई भी हो, वो मंत्री हो, सामान्य सांसद हो, नेता विपक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, किसी भी सांसद के कार्यालय को ISO सर्टिफिकेट नहीं मिला है। क्या करते हैं? उनके यहाँ जो प्रबंधन है वो बड़ा व्यवस्थित है। उनके यहाँ कोई शिकायत लेकर आए, समस्या लेकर आए, तो उसको पहले बिठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, हालचाल पूछा जाता है, उसकी समस्या जानते हैं, उसके बाद उसको हल करने के पूरे प्रयास होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, उनके चुनाव क्षेत्र में क्या प्रगति है, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। और ये सब प्रबंधन के स्टैंडर्ड तरीके से होता है। और चुनाव की बात जहाँ तक है, जो उन्होंने फॉर्मूला, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि चुनाव समिति का, पन्ना प्रमुख से पन्ना समिति का जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया, वो सुपर हिट साबित हो रहा है। उन्होंने पहली बार, मैंने बताया था आपको कि 2009 में अपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र में इसको लागू किया। और उसकी व्यवस्था ये है कि पन्ना प्रमुख, एक पन्ने पर लगभग 30 मतदाताओं के नाम आते हैं, तो 30 मतदाताओं का इंचार्ज एक बनाया जाता है, उसको पन्ना प्रमुख कहते हैं। उन्होंने इसमें जो है समिति बना दी, 5 लोगों को इंचार्ज बना दिया और कहा कि आपको ज़्यादा नहीं, आप लोगों को सिर्फ 3-3 वोट लाने हैं हर जो है पन्ना समिति के सदस्य को। ऐसे 84 लाख पन्ना समिति सदस्य गुजरात में बनाए। तो पहले लोकसभा चुनाव में अपने इसको आजमाया, फिर उन्होंने इसको आजमाया 2020 में 8 विधानसभा के उपचुनाव में, वहाँ सफलता मिली 100%। उसके बाद उन्होंने इसको आजमाया स्थानीय निकाय के चुनाव में, 90 से 95% जो है बीजेपी को कामयाबी मिली। उसके बाद विधानसभा चुनाव में, और कामयाबी क्या मिली आपके सामने है। तो वो जिस तरह से काम करते हैं, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष उस तरह से काम करता है। इसीलिए उनकी इन सब योग्यताओं को देखते हुए 2020 में उनको गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
और तब से कल जो प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में उनकी जिस तरह से प्रशंसा की, प्रधानमंत्री ने गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत का सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी को दिया तो वो सी.आर. पाटिल को दिया। और सी.आर. पाटिल का जिक्र करते हुए जो उन्होंने बात कही वो बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक तरह की चेतावनी भी है और एक तरह का जो है वो सबक भी है, एक तरह का संदेश भी है। उन्होंने कहा कि सी.आर. पाटिल चुपचाप अपना काम करने में यकीन करते हैं, वो फ़ोटो खिंचवाने की प्रतियोगिता में नहीं रहते, वो मंच पर बैठने की होड़ में भी नहीं रहते, कार्यकर्ताओं के बीच में चुपचाप काम करते हैं और रिजल्ट देते हैं। 2017 में जब लग रहा था कि सूरत जो है वो बीजेपी बुरी तरह से हार जाएगी, तो ये सी.आर. पाटिल ही थे जो सूरत में इतनी बड़ी जीत दिलाकर बीजेपी को लाए। उसके बाद जब निकाय चुनाव में कुछ सीटें मिल गई आम आदमी पार्टी को, तो फिर चर्चा चली कि 2022 में सूरत से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और बड़ी मुश्किल में है, बड़ा संघर्ष है, बड़ा कठिन है। और नतीजा ये हुआ सूरत की सारी सीटें बीजेपी ने जीती है। तो सूरत के डेवलपमेंट में, सूरत के विकास में, वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री, इन सब की समस्याओं को हल करने में सी.आर. पाटिल का बड़ा योगदान रहता है। और ये प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी के भी प्रभारी रह चुके हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री से इनकी नज़दीकी को आप समझ लीजिए। तो प्रधानमंत्री जब ये कह रहे थे कि ये दिखावे में यकीन नहीं करते, तो पहला संदेश तो हिमाचल प्रदेश के नेताओं को दे रहे थे, अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं को, कि ये जो होड़ होती है फ़ोटो खिंचवाने की, मीडिया में आ जाने की और ज़मीन पर मामला साफ, ये इस तरह का संगठन नहीं चाहिए। उन्होंने कहा गुजरात उदाहरण है कि किस तरह का संगठन होना चाहिए और इसी संगठन के जरिए हम चुनाव जीत सकते हैं। संगठन अगर इस तरह से चलेगा तो चुनाव में जीत की गारंटी बनता है। तो जो प्रधानमंत्री ने बात कही वो भाजपा के सभी नेताओं पर लागू होती है, उन नेताओं पर ज़्यादा लागू होती है जो इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे नंबर बढ़ाने के लिए फ़ोटो खिंचवा लें, मीडिया में किसी तरह से नाम आ जाए, लेकिन अपने चुनाव क्षेत्र में उनकी परफॉर्मेंस, ख़ासतौर से जो सांसद हैं या जो विधायक हैं, अगर आपके अपने चुनाव क्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस ख़राब है, अगर अपने सांसद हैं अपने चुनाव क्षेत्र में आप विधायकों को नहीं जीता पाते, आप अगर विधायक हैं अपने चुनाव क्षेत्र में स्थानीय निकाय या पंचायत चुनाव में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो इसका मतलब आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या आपने जिन लोगों को जिम्मा दे रखा है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी में पिछले काफ़ी समय से इस पर चर्चा है, संघ परिवार में भी चर्चा है कि जनवरी 2023 में जब भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होगा तो उनको एक्सटेंशन दिया जाए या नया अध्यक्ष चुना जाए। एक्सटेंशन देने के पीछे एक तर्क ये था कि चूँकि लोकसभा चुनाव 1 साल बाद ही है, तो इतने कम समय में नए अध्यक्ष को आने और काम संभालने में शायद दिक्कत हो, तो इसलिए एक्सटेंशन दे दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है गुजरात की कामयाबी और हिमाचल की नाकामी, इन दोनों के बाद जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिलेगा, इसमें भारी शक है। मुझे नहीं लगता कि उनको एक्सटेंशन मिलेगा। कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि अभी हाल ही में जो राजस्थान में संघ की बैठक हुई है उसमें भी तय हुआ कि एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, नया अध्यक्ष चुना जाएगा। तो नए अध्यक्ष का नाम उभर कर सामने आ गया है। कल जो प्रधानमंत्री ने सी.आर. पाटिल की तारीफ़ की, उसको सुनकर बहुत से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के चेहरे मुरझा गए होंगे। वो सब लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में अपने को शामिल मान रहे थे, और इस दौड़ में 2 ऐसे नेता थे जिनका अपना कोई जनाधार नहीं है अपने प्रदेश में, लेकिन ये लोग अपने प्रबंधन कौशल की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ़ करते हैं। उसका कितना असर प्रधानमंत्री पर और कितना असर गृह मंत्री अमित शाह पर होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सी.आर. पाटिल की प्रशंसा की है, मुझे लगता है कि भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष सी.आर. पाटिल हो सकते हैं।
हो सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कोई जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसकी कोई जानकारी नहीं है, न ही ये जानकारी है कि पार्टी ने ऐसा फैसला कर लिया है। लेकिन योग्यता की दृष्टि से देखें, अगर परफॉर्मेंस की दृष्टि से देखें, अगर डिलीवरी की दृष्टि से देखें, तो CR पाटिल सबसे आगे उभर कर आते हैं, जिसको फ्रंट रनर कहते हैं। फ्रंट रनर तो हैं ही। अब उनके दावे को नकारने के लिए, उनके दावे को पछाड़कर आगे निकलने के लिए कोई ऐसा नेता नज़र नहीं आता बीजेपी में जिसकी योग्यता उनसे ज़्यादा हो। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो फिर से अध्यक्ष बनने जा नहीं रहे। वो मुझे नहीं लगता कि सरकार से बाहर आएंगे, इसलिए उनको अगर अलग रख दें तो उसके अलावा और कोई नेता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की योग्यता में CR पाटिल के आगे तो छोड़िए बराबरी में भी आता हो। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या नया अध्यक्ष मिल गया है CR पाटिल के रूप में, ये कुछ महीनों में पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के युग में जो परफॉर्म करेगा वो पदोन्नति पाएगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो पेरिश होगा, वो सज़ा पाएगा। तो सज़ा किनको किनको मिलती है और कब मिलती है, ये इसका इंतज़ार है। क्योंकि हिमाचल की हार, मैं बार बार हिमाचल पर जोर दे रहा हूँ, कई वीडियो में कह चुका हूँ, आप मानकर चलिए हिमाचल की हार बीजेपी के 2 नेताओं की वजह से हुई है। और अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसकी जवाबदेही नहीं तय की, तो आप मानकर चलिए कि दूसरे प्रदेशों में भी ऐसा देखने को मिलेगा। दूसरे प्रदेशों के लिए उदाहरण गुजरात बने या हिमाचल बने, ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय करेगी, इसका अनुमान लगाने की कोई विशेष मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा स्पष्ट है कि गुजरात, गुजरात और गुजरात। चाहे आप संगठन की दृष्टि से देखें, सरकार की परफॉर्मेंस की दृष्टि से देखें, सरकार और संगठन में तालमेल की दृष्टि से देखें, या सरकार और संगठन, सरकार के कामों को और संगठन की जो नीतियां हैं, जो विचारधारा है, उनको जनता तक पहुंचाने की दृष्टि से देखें, या फिर कम्युनिकेशन, संवाद की दृष्टि से देखें मतदाताओं के, सबसे बेहतर उभर कर सामने आती है गुजरात की इकाई। ऐसे में जो मैंने चुनाव नतीजे आने के बाद कहा था किसको पुरस्कार मिलेगा, किसको दंड, वो मुद्दा और वो प्रश्न अब भी मौजूद है। उसका जवाब मिलना चाहिए और मुझे लगता है कि ज़रूर मिलेगा। तो संसदीय दल की बैठक में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सबके बीच में CR पाटिल की प्रशंसा की है, उससे बातें स्पष्ट हो गई हैं। हालांकि घोषणा अभी होने वाली नहीं है, जो भी घोषणा होगी वो दिसंबर के आखिर या जनवरी के पहले सप्ताह तक ही हो पाएगी, या हो सकता है नॉमिनेशन के समय हो। भारतीय जनता पार्टी में आज के दौर में इस तरह की घोषणाएं, इस तरह की सूचनाएं एकदम अंतिम समय पर आती हैं। तो तब तक मैं इंतज़ार करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं गलत साबित नहीं होऊंगा। लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता, मैं ये जो है, ये मुझे गलतफहमी नहीं है, ये मुगालता नहीं है कि मैं हर बार सही होऊंगा, हर अनुमान मेरा सही ही होगा। तो इसलिए इंतज़ार करते हैं। अब ज़्यादा समय तो है नहीं, दिसंबर का महीना चल ही रहा है, जनवरी आने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा, आज 15 तारीख है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समझिए 1 महीना, 23 जनवरी को कार्यकाल खत्म हो रहा है JP नड्डा का। तब तक इंतज़ार करते हैं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।